गुड मॉर्निंग। इतिहास विषय की अगली श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने चनहुदड़ो नगर को देख लिया था। अब अगला नगर नंबर कौन सा है? कौन सा नंबर? 5वां, 4। तो कौन कौन से नगर पढ़ लिए हमने? सबसे पहले हड़प्पा पढ़ा, नंबर 2 मोहनजोदड़ो, नंबर 3 चनहुदड़ो। चौथा नगर पढ़ते हैं, ठीक है? तो चौथा नगर है लोथल। अब भारत की ओर आ गए हम। लोथल है गुजरात में। इसे मिनी हड़प्पा या मिनी मोहनजोदाड़ो भी कहा जाता है। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो भी कहा जाता है। इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज की थी S.R. राव ने। S.R. राव खोजकर्ता, एक्सीवेशन खोजकर्ता, S.R. राव, ठीक है? लिखिए S.R. राव। आगे के जितने नगर हैं उनकी नदी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं पूछी जाती है। गधे वाली मेहनत से कोई फायदा नहीं है, स्मार्ट वर्क कीजिए। लिखिए इसमें, इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो, इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। यहां से हाथी के अवशेष मिले हैं। देखिए घोड़े के दिखाए जा चुके हैं, लेकिन हाथी के अवशेष किसी बुक में दिए हुए हैं। सभी बुक में हाथी के अवशेष के बारे में जानकारी नहीं है। तो लिख लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूपी पुलिस लेंस लेकर ढूंढ रही है ऐसे क्वेश्चंस को कि पेपर में कौन सा करें, कौन सा क्वेश्चन ऐसा दें कि बच्चे फंसे। तो आयोग लेंस लेके ऐसे बकवास क्वेश्चन ढूंढ रहा है। हम सभी कवर करेंगे। बकवास का मतलब ये नहीं कि कुछ भी पढ़ाने लग जाए, जो पॉसिबल हो सकते हैं। कि भाई घोड़े के पूछे हुए हैं तो हाथी के नहीं पूछे तो हाथी के याद कर लेते। कहां से मिले? लोथल से। तो यहां से हाथी के अवशेष मिले हैं। अब देखिए लोथल गुजरात में, गुजरात समुद्र के किनारे है। तो यहां से एक सी पोर्ट मिला है, गोदीवाड़ा बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? गोदीवाड़ा। मोदीवाड़ा नहीं, गोदीवाड़ा। यहां से एक गोदीवाड़ा सी पोर्ट मिला है। अब देखिए बेंगलोर, आपने सुना होगा बेंगलोर क्राइसिस, वाटर क्राइसिस इन बेंगलोर। मार्च का महीना चल रहा है और स्टार्ट हो गए हैं। सिलिकॉन वैली कही जाती है भारत की, क्वेश्चन भी बन चुका है। बेंगलोर, भारत के हाई प्रोफाइल लोग बेंगलोर में रहते हैं, लेकिन वहां वॉशरूम तक के लिए पानी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। कम्युनिटी गाइडलाइन है, वो शहर सूख रहा है। लोथल वाले लोगों ने वाटर मैनेजमेंट की सबसे अच्छी व्यवस्था की थी। क्वेश्चन पूछा जाए जल प्रबंधन की सबसे अच्छी व्यवस्था, देखिए 2 शब्द सुनिए। अगर वो कहे जल संरक्षण और दूसरा शब्द जल प्रबंधन, 2 अलग अलग शब्द हैं। अगर बोले कि जल संरक्षण का सबसे बड़ा प्रयास कहां दिखाई देता है, तो हम बोलेंगे धौलावीरा, क्योंकि वहां से बांध मिला है पानी इकट्ठा करने के लिए। अगर कहे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, द बेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे अच्छा जल प्रबंधन की व्यवस्था कहां थी? लोथल। लिख लो, मैनेजमेंट और प्रोटेक्ट या संरक्षण, 2 अलग शब्द लिखिए। यहां से जल प्रबंधन की, यहां से जल प्रबंधन की सबसे अच्छी व्यवस्था मिली है। यहां से जल प्रबंधन की सबसे अच्छी व्यवस्था मिली है। और देखिए क्या क्या मिला है। यहां से कॉमा लगा के लिख लीजिएगा, रंगाई कुंड, जहां कपड़े रंगे जाते थे। देखिए कपड़े बुनने की या कपास की खोज भी सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में ही हुई। तो यहां से मिले रंगाई कुंड, इनमें कपड़े रंगे जाते रहे होंगे। और मिले हैं अग्नि कुंड, फायर लैंप बोला गया है अंग्रेजी में, अग्नि कुंड।
यज्ञ वेदियां, अग्निकुंड, यहां से रंगाई कुंड, अग्निकुंड, और जो विवादित बात है 3 युग्म समाधियां, 3 कपल ग्रेव, मेल फीमेल एक साथ दफनाए गए हैं। कहां से मिला है? लोथल से। और एक और चीज मिली है चनहुदड़ों की तरह, बीड्स फैक्ट्री, मन के बनाने का कारखाना। देखिए एक प्रश्न क्लास में डिस्कस हो चुका था, अगर क्वेश्चन आता है सबसे पहले मन के बनाने का कारखाना कहाँ मिला? लोथल नहीं, चनहुदड़ो। या पेयर में दे दे मन के बनाने के कारखाने कहाँ कहाँ से मिले हैं। एक में दे देगा लोथल और चनहुदड़ो, कालीबंगा और लोथल, ऐसे करके भी पूछ सकता है, दो एक साथ। जैसे गेहूं और जौ वाला क्वेश्चन था, आदि मानव द्वारा सबसे पहले कौन सी फसल उपजाई गई या किस फसल की खोज की, तो उसमें मैंने बोला था अगर सिंगल दे तो जौ लगा के आना, और अगर डबल पेयर में दो तो गेहूं और जौ एक साथ लगा के आना। ठीक है, तो ऐसे ही। अगला स्थल देखिए, कांच, कालीबंगा। नंबर 5 कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में है और इसका अर्थ है ब्लैक बेंगल, काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां, कालीबंगा राजस्थान। लिखिए, इसके खोजकर्ता और लिख लेते हैं, अमलानंद घोष। अमलानंद घोष लिखिए। दो चीजें यहां महत्वपूर्ण है, एक तो हल से जुता खेत और एक भूकंप के सबसे पुराने एविडेंस। देखो यहां से हल से जुते खेत के साक्ष्य, द एविडेंस, हल से जुते खेत के साक्ष्य। अब देखिए एक बार तो ऐसे जुताई की गई थी, एक बार ऐसे जुताई की गई थी, तो अनुमान लगाया जाता है कि 2 फसल ये लोग एक साथ बोते होंगे, एक साथ 2 फसल लगाते होंगे। हल से जुते खेत के साक्ष्य कौमा, भूकंप के सबसे पुराने साक्ष्य, ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक फाइंड इन कालीबंगा। भूकंप के सबसे पुराने साक्ष्य, फिर से कौमा लगाइए, एक भूकंप के सबसे पुराने साक्ष्य, एक युगल समाधान, युगल मतलब कपल ग्रेव, कपल सिमेट्री, एक युगल समाधान, और शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन या सर्जरी इंग्लिश में बोल सकते हैं, और शल्य चिकित्सा के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। शल्य चिकित्सा के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। देखिए यहां से एक बच्चे का कंकाल मिला है जिसकी खोपड़ी में 6 छेद किए गए हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उसके ब्रेन में कोई ट्यूमर होगा या कुछ चीजें होंगी जिससे उसकी सर्जरी की गई। तो खोपड़ी खोली नहीं है 6 छेद करके। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये तंत्र मंत्र था, तंत्र मंत्र में छेद करने का कोई तर्क ठीक नहीं बैठता, और छेद भी प्रॉपर एक ही डायमेंशन के हैं, ऐसा नहीं कोई छेद बड़ा है कोई छेद छोटा है। तो एक जो यंत्र उनके पास रहा होगा जिससे उन्होंने उसकी सर्जरी की होगी, तो 6 छेद खोपड़ी में करके ट्रीटमेंट किया गया होगा उस बच्चे का, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। चलिए भैया अगला स्थल देख लेते हैं, और यहाँ पे कुछ ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है। छठा जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है बनवाली। और यह है हरियाणा के हिसार जिले में। हरियाणा के हिसार जिले में, और इसकी खोज की थी R.S. बिष्ट ने।
अब देखिए यहाँ से मिट्टी के बने एक हल्का मॉडल मिला है, जो मिट्टी का एक खिलौना बनाया है और उसे पका दिया गया, वो हल्का मॉडल मिला है। क्वेश्चन पूछा गया यहां से मिट्टी के बने, यहां से मिट्टी के बने हल्का मॉडल मिला है, मिट्टी के बने हल्का मॉडल मिला है तथा बढ़िया किस्म का जौ, बार्ले, बढ़िया किस्म का जौ और सजावटी सामान, डेकोरेटिंग थिंग्स कह सकते हैं, सजावटी सामान। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि किस स्थल के लोग घरों की साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे? बुरे वक्त में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो कहां के? बनवाली। तो इनकी जो आवास है वहां पे साज सज्जा के बहुत सारे एविडेंस मिले हैं, तो ये घरों को सजाने पे बड़ा लोग ध्यान देते हैं। छठा स्थल है सातवां स्थल है धौलावीरा। धौलावीरा, देखिए धौला का अर्थ होता है सफेद और वीरा का अर्थ होता है कुआं। ये जो स्थल है यहाँ पे कुआं पाया गया था, इसलिए इसका नाम रखा धौलावीरा, सफेद कुआं। गुजरात में खदियाबेट द्वीप पड़ता है, वहां पर है, लिखिए यह है गुजरात के कच्छ जिले में है, गुजरात के कच्छ जिले में है, गुजरात के कच्छ जिले में है। देखिए जो गुजरात है, राजस्थान है, वहां वाटर रिजर्व के बहुत सारे सिस्टम पाए जाते हैं। राजस्थान में भी लोग घरों के नीचे टैंक बनाते हैं जिनमें पानी इकट्ठा होता है, गुजरात में भी लोग कुएं बनाते हैं ढके हुए जिनमें लोग पानी इकट्ठा करते हैं। तो ये पीढ़ियों से चीजें चल रही हैं, इसलिए धौलावीरा में एक बहुत बड़ा क्या पाया गया है? वाटर टैंक इन्होंने बनाया है, बांध बनाया है, जिसमें ये लोग शायद वर्षा का जल इकट्ठा करते रहे होंगे, जिसे बाद में खेती के लिए या पीने के लिए लोग प्रयोग करते होंगे। राजस्थान में भी सब लोग टैंक बनाते हैं घर में, उसी में पानी भर लेते हैं और उसी को प्रयोग करते हैं, क्योंकि जहाँ पानी की किल्लत है उनके पूर्वजों ने वो जल संरक्षण की व्यवस्थाएं दी है कि भैया पानी को आपको कैसे स्टोरेज करना है। देखिए यहां से एक बहुत बड़ा बांध मिला है, यहां से एक बहुत बड़ा डैम, बांध को बोलते हैं अंग्रेजी में डैम, यहां से एक बहुत बड़ा बांध मिला है। वो जल संरक्षण वाला क्वेश्चन मैंने बता ही दिया था। और एक स्टेडियम भी मिला है गुजरात में। कौन सा स्टेडियम है गुजरात में वर्तमान में? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। हाँ, तो पुराने वो उसी स्थान पे बनाया गया, मजाक कर रहा हूं, ऐसा नहीं। तो सिंधु सभ्यता का एक सबसे बड़ा स्टेडियम धौलावीरा में मिला है, कहीं स्टेडियम नहीं है, वहां है मिला है, वहां क्रिकेट मैच होते रहे होंगे, क्या पता। लेकिन यहां से एकमात्र स्टेडियम मिला है, द वन एंड ओनली स्टेडियम फाइंड इन धौलावीरा, यहां से एकमात्र स्टेडियम मिला है। अब एक और चीज मिली है यहाँ पे, साइन बोर्ड। साइन बोर्ड का क्या मतलब है कि जब यहाँ खुदाई कर रहे थे, तो गली की खुदाई कर रहे थे, तो एक गली में गिरा हुआ बोर्ड मिला है जो वुड में कलाकारी करके उस पर 10 अक्षर लिखे गए हैं और उसके अंदर चूना भर दिया गया और वो परमानेंट हो गया। तो 10 अक्षरों वाला साइन बोर्ड मिला। काश वो अक्षर पढ़ पाते हैं, तो शायद उस पर लिखा होता ठेका इधर है या भयंकर ठंडी बियर की दुकान, ऐसा कुछ लिखा होता है। देखिए यहां से 10 अक्षरों वाला एक साइन बोर्ड मिला है, यहां से 10 अक्षरों वाला साइन बोर्ड मिला है। देखिए जो 7 साइट थी इनके बारे में डिटेल में पढ़ना जरूरी था, और छोटी छोटी जो भारत की साइट है या जो महत्वपूर्ण साइट है उनको लिख लेते हैं, बस नाम उनका खोजकर्ता भी नहीं लिखना है। और वहां से कुछ एक एक एविडेंस ऐसा मिला है जो जरूरी है। देखो अन्य स्थल,
पहला स्थल लिखो नौसारो। नौसारो है पाकिस्तान में, और यहाँ के लोग 2 चुटकी सिंदूर की कीमत जानते थे। मतलब यहाँ से जो मूर्तियां मिली हैं उनकी मांग में सिंदूर बनने के साक्ष्य मिले हैं, जो हिंदू स्त्रियां अब भी अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं। तो लिख लो इस फैक्ट को। यहां से ऐसी नारी मूर्तियां मिली हैं, ऐसी नारी मूर्तियां मिली हैं जिन्होंने मांग में सिंदूर लगाया हुआ है, जिन्होंने मांग में सिंदूर लगाया हुआ है। अगला स्थल लिखो रोपण। पंजाब प्रांत में है, भारत सतलज नदी के किनारे है रोपण, पंजाब। अब देखिए, जब मैं नियोलिथिक कल्चर पढ़ा रहा था नप्पा सड़काल, तो वहां मैंने बताया था बुर्ज होम से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ऐसे ही रोपण में मिले हैं, लिख लीजिए। यहां से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। अगला स्थल है राखीगढ़ी, हरियाणा। इसकी खोजकर्ता लिख लीजिएगा, क्योंकि ये चर्चा में सूरज भान ने यहाँ की सबसे पहले खोज की थी। फिर उसने अपना एक डीजे बना लिया, डीजे सूरज भान उसका नाम हुआ। ऐसा कुछ नहीं, ये इतिहास करता है, ये सूरज भान अलग। राखीगढ़ी हरियाणा, और खोज करता है सूरज भान। इसका एक फैक्ट जो है, देखिए, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान में चले गए। पहले पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। लेकिन अब कौन सा है? राखीगढ़ी। तो इस पे एक फैक्ट लिख लो, वर्तमान का सबसे बड़ा नगर, वर्तमान का सबसे बड़ा नगर। अगला स्थल सुरकोटडा, जो गुजरात में है। यहां से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। देखिए, घोड़े के अस्थि पंजर राजस्थान से नहीं मिले हैं। घोड़े के बारे में यह कथन माना जाता है कि घोड़े को अधिक मात्रा में पालतू नहीं बनाया गया, क्योंकि उसका ऐसा कुछ प्रयोग इन्हें शायद नजर नहीं आया। तो घोड़े के अस्थि पंजर हर जगह से नहीं मिले, इसलिए जरूरी हो जाते हैं। तो सुरकोटडा गुजरात, घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। चलिए, अब देखिए, इस सभ्यता के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ राजनीतिक संगठन कैसे थे, धार्मिक संगठन कैसे थे, है ना। तो देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति, कल्चर। सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति, कल्चर। अगर हम बात करें राजनीतिक नेतृत्व की, पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे बात करें, तो देखिए, कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि कोई एक राजा रहा होगा जो पूरे क्षेत्र पर राज करता रहा होगा। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, यानी कोई एक केंद्रीय सत्ता नहीं थी, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं थी। लेकिन ऐसा मानते हैं कि अलग अलग नगरों के एक एक हेड रहे होंगे, एक एक प्रधान, और नगर को चलाने के लिए उसके सामंत रहे होंगे। तो पूरी सभ्यता में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, अलग अलग शहर के अलग अलग सरदार रहे होंगे। और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की राजधानी कहा जाता है, ये भी एक फैक्ट बनता है। तो लिख लीजिए, इसी में लिखिए सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति, या इसमें ऐसे बना लीजिए राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम, हेडिंग बना लीजिए, ज्यादा अच्छा समझ में आए। राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम लिखिए।
किसी भी केंद्रीय सत्ता, सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल पावर, किसी भी केंद्रीय सत्ता का अभाव था, किसी भी केंद्रीय सत्ता का अभाव था। प्रत्येक नगर स्वतंत्र था, प्रत्येक नगर स्वतंत्र था, प्रत्येक नगर स्वतंत्र था तथा प्रत्येक नगर स्वतंत्र था तथा हर नगर का एक प्रधान होता था, हेड ऑफ द सिटी। हर नगर का एक प्रधान होता था। अब देखिए, अगर अगली बात आती है सोशल सिस्टम कैसा था, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में कास्ट सिस्टम जैसे कोई साक्ष्य नहीं दिखते हैं, क्लास सिस्टम दिखाई देता है। क्लास मतलब वर्ग। अब वो कैसे पता लगा कि जैसे कोई सिटी है तो उस सिटी में एक ऊंचा नगर, एक नीचा नगर। ऊंचा नगर मतलब हाई एल्टीट्यूड पर बसा हुआ है, नीचा नगर निचले। अगर ऊंचे नगर की बात करें तो वहां के घर ज्यादा बेहतर मिले, घरों में कीमती सामान मिले, घरों का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग। निचले नगर में कुछ घर कच्चे भी मिले, है ना। और जो ऊंचा नगर है वहां पर पूजा की सामग्री, सभागार, ऐसी चीजें मिली है। तो हम ये मानते हैं कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता में एक तो था सामंत वर्ग, एक रहा होगा पुजारी वर्ग या पुरोहित वर्ग, 2 वर्ग। तीसरा रहा होगा सैनिक वर्ग और चौथे रहे होंगे शिल्पी और किसान। तो ये 4 क्लास रही होंगी। और ये किस आधार पर मानते हैं? घरों की संरचनाओं के आधार पर, घरों में मिली वस्तुओं के आधार पर। ठीक है, तो 2 लाइन लिख लीजिए। सिंधु सभ्यता में 3 वर्ग प्रमुख थे। 3 वर्ग प्रमुख थे। नंबर 1 राजा और पुरोहित। दूसरा वर्ग है सैनिक और सामंत। तो उसमें योद्धा रहे होंगे और सामंत उनके मंत्री रहे होंगे, सैनिक और सामंत। तीसरा है किसान और शिल्पकार। किसान, व्यापारी, शिल्पकार। क्योंकि जितनी भी धातु गलाने की भट्टियां हैं वो सारी निचले नगर में मिली। तो पहले वर्ग में राजा और पुरोहित है, दूसरे में सैनिक और सामंत है, तीसरे वर्ग में किसान है, व्यापारी है, शिल्पकार है, ये सारे लोग आ जाते। अब देखिए, किसी भी समाज के विकास के बारे में जानना है तो वहां की स्त्रियों की दशा हम देखते हैं कि कहां स्त्रियों की दशा कैसी है। अगर हम अरेबियन कंट्री की बात करें तो वहां हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा काम किया गया है, बड़ी रिच कंट्री मानी जाती है। लेकिन अगर स्त्रियों की दशा की बात करें तो वहां स्त्रियों की स्वतंत्रता बहुत कम है। तो हम अरब समाज को विकसित समाज नहीं कह सकते। तो समाज का आकलन केवल पैसे से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, इन सब चीजों से नहीं होता। समाज में स्त्रियां हैं, उनकी दशा कैसी। अगर समाज में जाति व्यवस्था है तो जिन जातियों को निम्न माना जाता है उनकी दशा कैसी है। सोशल एस्पेक्ट्स के आधार पर हम किसी भी देश को विकसित या विकासशील मानते हैं। इकोनॉमी से कुछ नहीं होता है। तो जो बौद्धिक वर्ग है वो कहेगा कि भैया अरब जगत में स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं है, तो वो विकसित कैसे होते। अब धीरे धीरे वो लोग स्वतंत्रता दे रहे हैं, गाड़ी चलाने का अधिकार दे रहे हैं बिना पुरुष साथी के, घूमने का अधिकार बिना पुरुष साथी के, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है। अगर सिंधु समाज की बात करें तो कहते हैं कि मैट्रियोरिटी थी। पैट्रियोटिक समाज नहीं था, पितृसत्तात्मक नहीं, मातृ सत्तात्मक समाज था। उसका एक उदाहरण यह है कि भाई पुरुषों की मूर्तियां नहीं मिली है, केवल एक पुजारी की मूर्ति मिली है, जो मिली है मोहनजोदड़ो से। बहुत सारी स्त्रियों की मूर्तियां मिली है जिनकी पूजा होती थी।
लेकिन इस आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि मात्र सत्तात्मक समाज था। पूजा तो आज भी देवियों की होती है, लेकिन आप समाज को देख ही रहे हैं, समाज तो पितृसत्तात्मक है। तो लोग ऐसा मानते हैं कि समाज मात्र सत्तात्मक रहा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मूर्तियां किसकी मिली हैं? नारी मूर्तियां मिली हैं, उनकी पूजा भी होती थी। लेकिन वही जो कपल ग्रेव है, युग्म समाधियां, उनको लेकर ये भ्रम है कि भैया कहीं सती प्रथा जैसा कोई सिस्टम तो नहीं था। तो लिख लीजिए इस बात को। ऐसा माना जाता है सिंधु समाज मात्र प्रधान था। सत्ता सब सही नहीं लगता, प्रधान लिखिए। सिंधु समाज मात्र प्रधान था, परिवार की मुखिया मां होती थी। सिंधु समाज मात्र प्रधान था क्योंकि सबसे ज्यादा नारी मूर्तियां मिली हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नारी मूर्तियां मिली हैं। परंतु युगल समाधान, कपल सिमेट्रीज, परंतु युगल समाधान, कपल सिमेट्री सती प्रथा का संकेत करती हैं। सती प्रथा का संकेत करती हैं। सती प्रथा का संकेत करती है। देखिए अभी इस चैप्टर की बात करूं तो धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन, जिसमें पूजा पाठ या अंत्योष्टि विधियां, और एक छोटा टॉपिक इसमें बचा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश कैसे हुआ। तो ये 3 टॉपिक मिनिमम 30 या 35 मिनट के होंगे। ये हम अगले एपिसोड में कवर करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए।